श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज ऑनलाइन कक्षा में कक्षा शास्त्री सामान्य तथा प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कालिदास के बारे में जानेंगे, उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कालिदास के 4 कृतियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उनकी शेष कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं कृति है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास विरचित ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा नाटककार के रूप में महाकवि कालिदास ने मालविका तथा अग्निमित्र दोनों के प्रणय प्रसंग को लक्ष्य करके सरस शैली में इस नाटक की रचना की है। 6ठा है विक्रमोर्वशीयम। इस नाट्य ग्रंथ में कवि ने वैदिक प्रणय गाथा को आधार बनाकर पुरूरवा तथा उर्वशी के प्रणय का रोचक शैली में प्रस्तुतिकरण किया है। इस ग्रंथ में कवित्व शक्ति का प्रभाव अधिक दृष्टिगत होता है। नाटकीय तत्वों का भी निर्वाह किया गया है। 7वां उनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम की गणना सर्वश्रेष्ठ नाटकों में की जाती है। समालोचक ऐसा मानते हैं, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ऐसा कहकर इस नाटक की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। विदेशी समालोचक भी इस नाटक की महनीयता सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस प्रकार महाकवि कालिदास की रचना संस्कृत साहित्य का श्रृंगार है। अब हम लोग उनकी रचनाओं की समीक्षा करेंगे। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनके पात्र भारतीयता की भव्य मूर्ति हैं। जीवन की विविध परिस्थितियों के मार्मिक रूपों को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में विशेष रूप से होगी, जनता का वही सबसे प्रिय कवि होगा। कालिदास की विशेषता इसी में है। कालिदास समाज का सच्चा रूप उनके काव्यों में दृष्टिगत होता है तथा उनके नाटकों में अपना अनुभव दिखाता है। कालिदास की कविता का प्रधान गुण है वर्ण विषय तथा वर्ण प्रकार में मंजुल सामंजस्य। कालिदास चुने हुए थोड़े शब्दों में जिन भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उन्हें दूसरा कवि विस्तार से लिखकर भी प्रकट नहीं कर सकता। वह जिसे छू देते हैं वह सोना बन जाता है। औचित्य के तो वे प्रवीण हैं, मर्मज्ञ हैं। उनकी उपमाएं लोक तथा प्रकृति के मार्मिक स्थलों से संग्रहित की गई है तथा विषय को उज्ज्वल करने और काव्य सुषमा की वृद्धि में नितांत समर्थ है। काव्य में अलंकार प्रयोग के विषय में ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने एक बड़ी ही रहस्यमयी उक्ति प्रस्तुत की है। रसाक्षिप्त तयायस्य
बंधः शब्द क्रिये भवेत् अपृथक यत्न निर्वर्त्य सोलंकारो ध्वनौमतः। अर्थात रस के द्वारा आक्षेप्त होने के कारण जिसका बंध या निर्माण शक्य होता है और जिसकी सिद्धि में किसी प्रकार के पृथक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, वही सच्चा अलंकार है। ध्वनिवादियों का यही मत है। प्रथमतः रस की अनुभूति होती है, तदनंतर उसकी अलंकृति, उसका अलंकरण, उसकी अभिव्यक्ति होती है। महाकवि कालिदास अद्वैवादी थे। यथा उन्होंने लिखा है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाक तथा अर्थ का काव्य की अंतर्निहित भाव वस्तु एवं उसके अभिव्यंजक शब्द का परस्पर नित्य संबंध है। जैसे विश्व सृष्टि के आदि माता पिता पार्वती परमेश्वर का त्रिगुणात्मिकता शक्ति ही विशुद्ध चिन्मय शिव की विश्व में अभिव्यक्ति का कारण बनती है। कालिदास अपनी उपमा के द्वारा देवता तथा मानव दोनों के गौरव को प्रतिष्ठित करते हैं। उसका सौंदर्य अवलोकनीय है। अवृष्टि संरंभ मिवाम्बुवाहम अपामिवाधार मनुतरंगम अंतश्चराणाम मरुताम निरोधात निवापनिष्कंप मिव प्रदीपम। योगेश्वर महादेव शरीरस्थ सभी वायुओं को निरुद्ध कर पर्यंक बंध में स्थिर अचंचल भाव से बैठे हैं, जैसे वृष्टि के संरंभ से हीन अम्बुवाह मेघ हो। यहाँ तीनों प्राकृतिक उपमाओं के द्वारा कालिदास योगीराज की अचंचल स्थिरता की अभिव्यंजना कर उनके गौरव की एक रेखा खींचते हुए प्रतीत होते हैं। रघुवंश में कालिदास ने गर्भवती सुदक्षिणा का बड़ा ही सुंदर चित्र उपमा द्वारा खींचा है। शरीर सादाद समग्र भूषणा मुखेन सा लक्षत लोघ्र पांडुना तनु प्रकाशेन विचेय तारका प्रभात कल्पा शशिनेव सर्वरी। इस श्लोक की उपमा कितना सजीव है। आसन्न प्रसवा सुदक्षिणा मानो प्रभात कल्पा रजनी हो। रजनी दिन को प्रकाश देने वाले सूर्य का प्रसव करती है, वैसे ही रानी वंशकर्ता उज्ज्वल मूर्ति रघु को प्रसव करने जा रही है। सूर्य रूपी पुत्र को गर्भ में धारण करने वाली आसन्न प्रसवा विराट रजनी की महिमामयी मूर्ति होती है। सुदक्षिणा की मूर्ति में भी यह गौरव प्रस्फुटित हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। इस तरह से आज हम लोगों ने महाकवि कालिदास की रचनाओं का अध्ययन किया। अब शेष अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे।